हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं सर प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड है सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 12 फिजिक्स एटम्स के अंदर अब आ चुके हैं हम अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के ऊपर। ठीक है, वही है गोल्ड फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो चलें बिना समय लगाए लेकर के आते हैं आपको इसके एंट्री वाले स्लाइड के ऊपर। ठीक है, क्या लिखा हुआ इसके अंदर? इट इज एन इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट विच लेड रदरफोर्ड टू द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। ठीक है, इसी एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने डिस्कवरी करी थी एटॉमिक न्यूक्लियस की। इससे पहले न्यूक्लियस के जैसा कोई भी कॉन्सेप्चुलाइजेशन नहीं था। ठीक है, पहली बार जब न्यूक्लियस को परसीव किया गया, उसका कॉन्सेप्चुलाइजेशन किया गया, तो वो यहीं पे हुआ था। इट इज इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट विच लेड रदरफोर्ड टू द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। ओके सर, अब यहाँ पे जरा एक बात समझ लीजिए कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। तो अल्फा पार्टिकल जो है ना वो एक हीलियम का न्यूक्लियस होता है। सबसे पहले ये समझ जाओ कि व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल जो है ना वो हीलियम का न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर दो प्रोटॉन्स होते हैं और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल में बेसिकली क्या है, हीलियम का न्यूक्लियस है जहां पे दो प्रोटॉन्स होते हैं सर और दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो इसका मास नंबर क्या हो जाएगा? अल्फा हैज मास नंबर ऑफ 4 AMU। अल्फा पार्टिकल हैज अ मास नंबर ऑफ 4 AMU, एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, और अल्फा हैज चार्ज ऑफ +2p। अल्फा के पास में चार्ज क्या हो जाएगा सर? +2p का अल्फा के पास में चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या? यस सर, ये वाला फंडा पूरा जानदार शानदार तरह से क्लियर है। तो देयरफॉर अल्फा पार्टिकल हैज 4 यूनिट्स ऑफ मास एंड 2 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज। इसके पास में मास कितना हो जाएगा सर? मास हो जाएगा 4 यूनिट्स का, 2 प्रोटॉन्स के वजह से, 2 न्यूट्रॉन्स के वजह से, और इसके पास में चार्ज कितना हो जाएगा सर? +2 का चार्ज हो जाएगा। ठीक है, मैनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एमिट अल्फा पार्टिकल्स। बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं जो कि एमिट करते हैं अल्फा पार्टिकल्स को। ठीक है सर, द एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज्ड बाय रदरफोर्ड एंड हिज कोलैबोरेटर्स गीगर एंड मार्सडन आर शोन इन द फिगर। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप को दिखाने से पहले मैं आप लोग को ना इसका थोड़ा सा और डिटेल्ड वर्जन ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो ना वो दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो डाल दो इसके हेडिंग अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे एक सोर्स होता है। ठीक है, ये लेड कैविटी के अंदर सोर्स जो है ना वो ढका हुआ रहता है या छुपा हुआ रहता है, ऐसा मान लीजिए। ठीक है, सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को हमने लेड कैविटी के अंदर रखा हुआ होता है। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को हम लेड कैविटी के अंदर रखते हैं ताकि वो सेफ रहे। ओके सर, ठीक है, दिस इज बेसिकली द लेड कैविटी। ये अपने पास में क्या है सर? दिस इज लेड पीबी। तो मैं इसको लिख देता हूँ पूरा ही यार कि दिस इज द लेड कैविटी। इसके अंदर अपने पास में क्या होगा सर? एक रेडियो एक्टिव सोर्स होगा। ठीक है, इसके अंदर अपने पास में क्या रखा होगा सर? इसके अंदर एक रखा होगा रेडियो एक्टिव सोर्स। इसके अंदर अपने पास में क्या रखा होगा सर? एक रेडियो एक्टिव सोर्स रखा होगा। तो अपन इसको लिख देते हैं कि दिस इज अ रेडियो एक्टिव सैंपल। ठीक है, ये अपने पास में क्या रहेगा सर? एक रेडियो एक्टिव सैंपल रहेगा और ये लेड कैविटी के अंदर रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि अपन यहाँ पे लगाते हैं बहुत सारे कॉलीमेटर बीम्स। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन देम। यहाँ पे अपन लगाएंगे सर बहुत सारे क्या? कॉलीमेटर बीम्स। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, यहाँ पर हम लगाने वाले हैं बहुत सारे कॉलीमेटर बीम्स। ओके सर, ये बस अल्फा पार्टिकल्स को ना यहाँ वहाँ भटकने नहीं देंगे, इतना सा काम होता है इसका। अल्फा पार्टिकल्स को ये यहाँ वहाँ भटकने नहीं देंगे। तो ये अपन ने यहाँ पे अटैच कर दिया बहुत सारी क्या? कॉलीमेटर बीम्स। ठीक है, अब उसके बाद फिर अपन लेकर के आते हैं गोल्ड फॉइल को। तो गोल्ड फॉइल को लेकर के आने से पहले अपन एक काम करते हैं, थोड़ा एक बार इसको ना सेट कर देते हैं
एक स्टैंड बनाते हैं, ठीक है, एक इंसुलेटिंग स्टैंड सा बनेगा यहाँ पे, और यहाँ से आएगी गोल्ड फॉइल, बहुत ही पतली, 10⁻⁻8 मीटर्स, इतनी सी थिकनेस है इसकी बस, ठीक है। तो ये अपन ने बनाया इसका गोल्ड फॉइल, जस्ट फोकस करिएगा इसके ऊपर अच्छे से, ठीक है। ये इंसुलेटिंग स्टैंड था और ये अपने पास में क्या हो गया सर, गोल्ड फॉइल हो गया। अब इसके पीछे लगती है सर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, ठीक है। इसके पीछे क्या लगती है सर, इसके पीछे लगती है सर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। तो ये बना दी है हमने क्या सर, ZNS, मतलब बोले तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन हमने बना दी है, ठीक है। अब यहाँ से निकलते हैं क्या, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स। यहाँ से बेसिकली क्या है, ये रेडियो एक्टिव सैंपल का सोर्स था, तो यहाँ से निकलेंगे, यहाँ पे एकदम लाइन से निकलेंगे बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स। अब जो ऑब्जर्वेशन आया था ना वो ये आया था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स है ना वो बेसिकली स्ट्रेट पास कर गए, ठीक है। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो थे ना वो सर स्ट्रेट पास कर गए, और उसके बाद कुछ में थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन आया था, डेविएशन आया था। लेकिन अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सर कि एटम के अंदर स्पेस बहुत सारा खाली है। इसका मतलब क्या होता है सर, कि एटम के अंदर स्पेस बहुत सारा खाली होता है, ठीक है। आई मेरी बात समझ, इसका मतलब क्या होगा सर, इसका मतलब ये होता है कि एटम के अंदर ना स्पेस बहुत सारा खाली होगा। तो मैक्सिमम जो जाएंगे ना अल्फा पार्टिकल्स, वो जाकर के ऐसे स्ट्रेट ही टकरा जाते हैं। मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं ना वो जाकर के ऐसे स्ट्रेट ही ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर टकरा जाता है। बाकी एक अल्फा पार्टिकल ऐसे भी थे जो कि थोड़ा बहुत क्या है, डिफ्लेक्ट हो गए थे। बोलो हाँ कि ना, यस सर, ये बात बिल्कुल सटीक है, ये बात बिल्कुल सत्य है। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस स्ट्रेट। तो जैसे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन अपन ने क्यों लगाई थी, क्योंकि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन में एक बहुत खास बात होती है कि जब भी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर आकर के कोई भी चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करता है ना, तो जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है ना वहां पे क्या होता है कि एक ब्राइट स्पॉट बन जाता है। तो फिर यहाँ पे आप इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं कि हाँ भैया ये बहुत अच्छा हुआ था कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे जाकर के जैसे कोई चार्ज पार्टिकल टकराया तो वहां पे ब्राइट स्पॉट बन गया, उसको बोलते हैं कि सिंटिलेशंस प्रोड्यूस हो गए। तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा यहाँ पे ब्राइट स्पॉट बन रहा है, मतलब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल्स जाकर के टकरा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या लिख देते हैं कि जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी, ये ZNS की स्क्रीन थी, जो कि क्या करता है, जब भी चार्ज पार्टिकल टकराएगा तो फिर उस पर क्या सिंटिलेशंस प्रोड्यूस होती हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जरा गौर करते हुए चलेगा, यहां पर जो एंगल है ना इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग। क्या बोलेंगे अपन इसको सर? इसको बोलेंगे अपन एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो थीटा इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। क्या बोलेंगे सर? दिस थीटा इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग। दिस थीटा इज द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या बात समझ में आ रही है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जो है ना वो स्ट्रेट पास कर जाते हैं। अब उसके बाद भी अगर ऐसा होता है कि अगर एक अल्फा पार्टिकल ना यहाँ वहाँ छूट गए, ठीक है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से बच गए, तो उनको भी जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे पढ़वाने के लिए हम क्या करते हैं, एक रोटेटेबल डिटेक्टर नाम की चीज यूज करते हैं, ठीक है, जिसके फ्रंट फेस पे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ही लगी होती है। तो इसको ना अपन ऐसे रोटेट करवाते हैं इस एक्सिस के अबाउट, ऐसे अपन इसको रोटेट करवा देते हैं, एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज रोटेटेबल डिटेक्टर। And this is basically called as rotatable. This is basically called as rotatable detector. क्या बोलेंगे इसको सर अपन? इसको बोलेंगे अपन rotatable detector। क्या आप लोग को ये वाला फंडा पूरा समझ में आ गया सर? बकाया समझ में आ गया? तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी, इसी एक्सेस के अबाउट ऐसे करके अपन ने इसको घुमा दिया, इसको बोलेंगे अपन क्या? रोटेटेबल डिटेक्टर। और उसके बाद ये कॉलीमेटर बीम्स थी, इसका अपन यहाँ पे नाम लिख देते हैं कि दे आर बेसिकली कॉलीमेटर बीम्स, ठीक है, इसका अपन नाम लिख देते हैं दे आर बेसिकली कॉलीमेटर बीम्स, ठीक है, ये वाला दे आर व्हाट? दे आर बेसिकली कॉलीमेटर बीम्स, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में एक गोल्ड का फॉइल था, तो अपन इसको भी नामकरण कर देते हैं इसका। दिस इज गोल्ड का फॉइल, बहुत ही छोटी इसकी थिकनेस होती है, 10⁻⁸ मीटर अप्रोक्सीमेटली आप मान लीजिए। तो ये अपने पास में गोल्ड फॉइल था। आ गया पूरा समझ में? ये अपने पास में रेडियो एक्टिव सैंपल था और ये रखा हुआ था लेड कैविटी के अंदर। ये होता है प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बता दीजिए मुझे, यहां तक का मसला पूरा क्लियर है क्या आप लोग के दिमाग में? यस सर, यहां तक का मसला बाकायदा पूरा क्लियर है, ठीक है। अब
यहां से क्या बात समझ में आती है जरा गौर करेगा। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप पूरा क्लियर था, उसी का एक और बहुत ही तरीके से बनाया हुआ डायग्राम आपके पास में यहां पर भी मौजूद है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो एक्सपेक्ट करते हैं कॉपी चेक करने वाले, वो इस डायग्राम का एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने दिमाग में। ठीक है, ओके सर, डन 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 डन। इसका भी आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेकर रख ही लिया होगा। अब आ जाओ, तो यहाँ पे उसी की थ्योरी है कि भाई अपने पास में एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल था और उसको अपन ने रेडियो एक्टिव सैंपल था, बिकॉज बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं ना वो अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं। ठीक है, तो इफ यू वांट अ सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल तो कुछ नहीं करना है, एक रेडियो एक्टिव सैंपल लेकर के आ जाओ। रेडियो एक्टिव सैंपल में से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स ही निकलने वाले हैं, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, द अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड बाय द सोर्स आर कॉलिमेटेड इनटू अ नैरो बीम विद द हेल्प ऑफ अ कॉलिमेटर। ठीक है, तो कॉलिमेटर की हेल्प से अपन ने अल्फा पार्टिकल का एक नैरो सा बीम बना दिया, नैरो सा स्ट्रीम बना दिया है। ओके, द कॉलिमेटेड बीम इज अलाउड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल जिसकी थिकनेस क्या होगी 2.1 10 टू द पावर -7 मीटर्स के बराबर का इसका गोल्ड फॉइल का थिकनेस होता है, बहुत ही पतला। Now, the alpha particles scattered in different directions are observed through a rotatable detector consist of a zinc sulfide screen and a microscope। ठीक है, और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे जैसे ही चार्ज पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं तो वो सेंटिलेशंस प्रोड्यूस करता है। इस बात को आप यहां पे कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि जिंक सल्फाइड स्क्रीन शोज सेंटिलेशंस। ठीक है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन जो है ना, दिस बेसिकली शोज सेंटिलेशंस व्हेन चार्जेस आर इंसिडेंट, व्हेन चार्जेस आर इंसिडेंट ऑन देम, when charges are incident on them। ठीक है, तो ये खासियत होती है, ये खास बात होती है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन की कि उसमें सेंटिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं जैसे ही चार्ज पार्टिकल जा करके स्ट्राइक करता है उनके ऊपर। ठीक है, ये वाला मसला पूरा क्लियर है क्या? यस सर, ये वाला मसला पूरा जानदार शानदार तरह से क्लियर है। तो द अल्फा पार्टिकल्स, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, अल्फा पार्टिकल्स एमिटेड बाय द सोर्स आर कॉलिमेटेड इनटू अ नैरो बीम विद द हेल्प ऑफ अ कॉलिमेटर। सही बात है। द कॉलिमेटेड बीम इज अलाउड टू फॉल ऑन अ जिंक सल्फाइड, फॉल ऑन अ गोल्ड फॉइल जिसकी थिकनेस बहुत ही होती है, अप्रोक्सीमेटली 2.1 10 टू द पावर -7 मीटर्स के बराबर। ठीक है, नाउ द अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस। अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाते हैं एंड आर ऑब्जर्व्ड थ्रू अ रोटेटेबल डिटेक्टर। तो अल्फा पार्टिकल्स को फिर अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रोटेटेबल डिटेक्टर। ओके सर, तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्या काम करेगी वो मैंने आप लोग के लिए बकायदा यहां पर लिख करके रख दिया है। आया समझ? पक्का रेडी हो? यस सर, बिल्कुल क्लियर है, पूरा फंडा धमाकेदार तरह से क्लियर है। ठीक है, चलिए, अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस ब्राइट फ्लैशेस और सेंटिलेशंस ऑन द जिंक सल्फाइड स्क्रीन। वही तो मैंने कहा था कि अल्फा पार्टिकल्स जैसे ही चार्ज पार्टिकल्स है ना ये, ठीक है, तो जैसे जाकर के ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे स्ट्राइक करेंगे ना, तो जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करें वहां पे सेंटिलेशंस प्रोड्यूस होगा, ब्राइट फ्लैशेस डेवलप होते हैं। ठीक है, दीज आर ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोप एंड काउंटेड एट डिफरेंट एंगल्स फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ द बीम। ठीक है, तो अपन के पास काउंटर है, इससे अपन काउंट करते हैं कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो है ना वो कहां कहां पे स्ट्राइक करते हैं। उसी के बाद समझ में आया था कि भाई मैक्सिमम जो थे ना वो तो स्ट्रेट ही पास कर गए थे, इक्के दुक्के यहां वहां डिफ्लेक्ट हो गए थे, और 20,000 में से एक ऐसा था जो कि टकरा करके वापस पीछे पलट करके आ गया होगा। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? ऐसा कुछ मसला हुआ इसके साथ। चलिए, अब इसको देख करके हमारे दिमाग में क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आए। ठीक है, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम रदरफोर्ड्स मॉडल। तो यहां पे ये था अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पासेस स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो थे ना सर वो स्ट्रेट पास कर गए थे गोल्ड फॉइल से। इसका मतलब ये है कि दे डू नॉट सफर एनी कोलिजन विद द गोल्ड एटम्स। इसका मतलब ये है कि वो गोल्ड एटम से उनका कोलिजन हुआ ही नहीं है। अगर मोस्ट ऑफ देम आर पासिंग स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, इसका मतलब उसका किसी भी तरह का कोलिजन तो हुआ ही नहीं है। ठीक है, अच्छा, ओनली अबाउट 0.14% ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर बाय मोर देन 1 डिग्री। ठीक है, मतलब 0.14% ऑफ एटम्स ही अल्फा पार्टिकल्स ही ऐसे थे जो कि 1 डिग्री से ज्यादा एंगल से स्कैटर कर गए हो। ठीक है, अब देख लो, अबाउट 1 अल्फा पार्टिकल 20 यानी 8000, अबाउट 1 अल्फा पार्टिकल इन एवरी 8000 अल्फा पार्टिकल्स रिफ्लेक्टेड बाय मोर देन 90 डिग्री। ठीक है, मतलब एक अल्फा पार्टिकल 8000 में से एक अल्फा पार्टिकल जो है ना वो 90 डिग्री से भी ज्यादा एंगल से स्कैटर कर गया होगा। ठीक है, ये इसका ऑब्जर्वेशन था। अब देख लो, अब जो हमने ऑब्जर्वेशन लिया है उससे हमें हमारे सामने क्या एक्सप्लेनेशन उभर करके आता है कि द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ड्यू टू कोलंबियन इंटरैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विद पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एवरी एटम ऑफ द गोल्ड फॉइल। अब मेरी बात सुनते हुए चलना, अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम तो स्ट्रेट पास कर गए। ठीक है, अब जो इक्के दुक्के
आपके अगर यहाँ वहां डिफ्लेक्ट हो रहे हैं ना, तो वो डिफ्लेक्ट क्यों हो रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ऊपर कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस काम कर रहा होगा, ठीक है। अब यार एक अल्फा पार्टिकल विच इज बेसिकली अ चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, तो उसके उस पर अगर यहां वहां डिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, तो डिफ्लेक्शंस आने के पीछे का रीजन क्या होगा सर, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होगा और आसपास के इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आई मेरी बात समझ में? उसके बाद ही फिगर आउट किया गया था कि अच्छा मतलब यहां पे एटम के अंदर ना कुछ ऐसा एम्बॉडीमेंट है जिसके पास में ऑलमोस्ट पूरा मास है। सर पूरा मास कैसे होगा? देखो क्या होता, बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो कि सीधे 180 डिग्री का रिबाउंड मारे होंगे, ठीक है। अब जैसा मान ले कोई भी अल्फा पार्टिकल है, मान ले कोई सा भी अल्फा पार्टिकल है, मान ले कोई सा भी अपने पास में क्या है सर, अल्फा पार्टिकल है। अगर ये अल्फा पार्टिकल जा करके सीधे 180 का रिबाउंड मार रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इस अल्फा पार्टिकल की जो टक्कर हुई है ना, इसका मतलब क्या है कि इस अल्फा पार्टिकल की जो टक्कर हुई है ना, वो किसी ऐसे सेंट्रल एम्बॉडीमेंट से हुई है जिसका मास काफी अच्छा खासा है, ठीक है। लेकिन एटम के अंदर हमने क्या फिगर आउट करा है कि सर एटम के अंदर तो मैक्सिमम स्पेस जो है ना वो खाली होता है। तो अब उसके बाद भी क्या हो रहा है, एक न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल जो है वो जा करके टकरा रहा है और एकदम 180 डिग्री का रिबाउंड मारा है। इसका मतलब पक्की सी बात है कि इसकी टक्कर किसी हैवी मास से हुई है, ठीक है। इसका मतलब पक्की सी बात है कि इसकी टक्कर किससे हुई है सर, किसी हैवी मास से हुई है इसकी टक्कर, ठीक है। और किसी ऐसे हैवी मास से हुई है जिसके पास में चार्ज रहा होगा पॉजिटिव का। आई मेरी बात समझ? इसकी टक्कर किसी हैवी मास से हुई है और बेसिकली किसी ऐसी हैवी मास से हुई है जिसके पास में चार्ज क्या रहा होगा सर, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज टकरा करके रिबाउंड होकर के पीछे की तरफ आ गया। इसका मतलब देयर इज अ सॉर्ट ऑफ रिपल्शन आल्सो इन्वॉल्व्ड। तो अब उसके बाद ये कॉन्सेप्चुअलाइजेशन आया कि ये आप जिस सेंट्रल एम्बॉडीमेंट की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, आप जिस सेंट्रल एम्बॉडीमेंट की बात कर रहे हैं ना वो न्यूक्लियस है, ठीक है। आप जिस किसी सेंट्रल एम्बॉडीमेंट की बात कर रहे हैं, आप जिस किसी सेंट्रल एम्बॉडीमेंट की बात कर रहे हैं वो न्यूक्लियस है। दिस सेंट्रल एम्बॉडीमेंट इज न्यूक्लियस, जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज पूरा है और ऑलमोस्ट एंटायर मास उसके अंदर ही कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है, विच हैज almost the entire mass of the atom concentrated, which has almost the entire mass, concentrated, ठीक है, which has almost the entire mass concentrated and it carries positive charge too, and it carries positive charge too, एंड इट कैरीज पॉजिटिव चार्ज टू, ठीक है। क्या आप लोग को ये वाली बात समझ में आ रही है? तो यहीं से कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और डिस्कवरी किसकी हुई थी सर, न्यूक्लियस की हुई थी। मैं चाहूंगा जल्दी से आप एकदम शानदार तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। बोलो हाँ कि ना। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या? यस सर, ये वाला फंडा बहुत ही जबरदस्त तरह से दिमाग में अपने क्लियर आउट हो चुका है सर, ठीक है। चलिए ये वाला चीज पूरी क्लियर हो चुकी है। तो द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ड्यू टू कूलम्बियन इंटरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विद पॉजिटिव चार्जेस and electrons in every atom of the gold foil. सही बात है सर। As most of the alpha particles passes straight through the foil without any deflection, इसका मतलब ये है it means they did not suffer any collision। तो इससे रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड किया कि most of the space inside the atom is empty। अगर most alpha particles straight पास कर जाते हैं बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी कोलिजन के, इसका मतलब ये है कि रदरफोर्ड ने ये कंक्लूड करा, इसका मतलब ये है कि एटम के अंदर का बहुत सारा स्पेस जो है ना वो तो एम्प्टी है। इसका मतलब क्या है सर कि एटम के अंदर का जो बहुत सारे स्पेस है ना सर वो तो एम्प्टी है। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाली चीज पूरी क्लियर हो चुकी है? इतना आप मुझे कंफर्मेशन देंगे क्या? क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाली चीज बाकायदा पूरी तरीके से क्लियर आउट हो गई है क्या? यस सर, बिल्कुल क्लियर आउट हो चुकी है, ठीक है। चलिए, अल्फा पार्टिकल इज ओवर 7000 टाइम्स मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से अगर तुलना की जाए ना तो अल्फा पार्टिकल जो है ना वो 7000 गुना भारी होता है। एंड इन दिस एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल इज ट्रैवलिंग एट अ वेरी हाई स्पीड, देयरफॉर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस अलोन कुड हैव डिफ्लेक्टेड देम थ्रू लार्ज एंगल्स। अब आप ये समझिए, अगर अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग किसी लार्ज एंगल से हो रही है तो आप ये समझिए कि अल्फा पार्टिकल जो है ना उसका एक बार कंपैरिजन चेक करो। अल्फा पार्टिकल जो है ना वो इलेक्ट्रॉन का 7000 गुना भारी है एज वेन कंपेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर उसको आप किसी लंबे किसी बड़े एंगल से अगर आप डिफ्लेक्ट कर रहे हो ना तो वो किसी छोटे मोटे पार्टिकल की बस की बात नहीं है। आई मेरी बात समझ में? अल्फा पार्टिकल इज, देखो है तो वो एटॉमिक चीज ही, ठीक है, लेकिन फिर भी वो मैसिव है एज वन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, 7000 गुना मैसिव है और उसकी स्पीड भी काफी तगड़ी है, ठीक है। इसके बावजूद अगर आप किसी अल्फा पार्टिकल को ज्यादा एंगल से स्कैटर कर पा रहे हो, डेविएट कर पा रहे हो, तो फिर वो किसी छोटे मोटे पार्टिकल के बस की बात नहीं है। किसी हैवी न्यूक्लियस, किसी हैवी एम्बॉडीमेंट ने ही इस अल्फा पार्टिकल को
को इतने ज्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट किया होगा, ठीक है। तो देयरफॉर वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस अलोन कुड हैव डिफ्लेक्टेड देम थ्रू लार्ज एंगल्स। दिस लेड रदरफोर्ड टू पोस्टुलेट दैट द एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम, ठीक है, द एंटायर पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ टाइनी सेंट्रल कोर ऑफ द एटम, ठीक है। उसी को अपन नाम कहते हैं सर, न्यूक्लियस का नाम देते हैं। एटम का ऑलमोस्ट पूरा मास उसके सेंटर पे ही कॉन्सेंट्रेटेड है, न्यूक्लियस के अंदर ही कॉन्सेंट्रेटेड है, और उसका पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है ना वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है? यस सर, ये वाला फंडा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है। और इसी को फिर एटॉमिक न्यूक्लियस कहा गया था। तो रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के जो एसेंशियल फीचर्स है उसको एक बार देख लेते हैं। एवरी एटम कंसिस्ट ऑफ अ टाइनी सेंट्रल कोर कॉल्ड एज द एटॉमिक न्यूक्लियस। हर एटम में एक टाइनी सेंट्रल कोर होता है जिसे एटॉमिक न्यूक्लियस कहा जाता है। इस न्यूक्लियस के अंदर एंटायर पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एंड ऑलमोस्ट द एंटायर मास इज कॉन्सेंट्रेटेड। अभी जो शब्द यूज किया ऑलमोस्ट एंटायर मास क्यों बोला? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन भी जो है ना वो मास में काउंट तो होगा ही ना उसका भी, लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। तो इसलिए आप क्या बोल सकते हैं कि एटम का पूरा मास तो नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छूट गए, लेकिन ऑलमोस्ट एंटायर मास जो है ना वो न्यूक्लियस के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। उसके बाद द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑफ द ऑर्डर 10 to the power -15 विच इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम। एटम का जो साइज है ना सर वो है 10 to the power -10 के बराबर, और जो न्यूक्लियस का साइज है ना सर वो है 10 to the power -15 मीटर्स के बराबर, ठीक है। ये वाला मसला पूरा क्लियर है? यस सर, ये वाला मसला पूरा जानदार शानदार तरह से क्लियर आउट अपने को हो चुका है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आपने नोट डाउन कर लिए होंगे मेरे ख्याल में, ये 2 पॉइंट्स आप लोगों ने तरीके से नोट डाउन कर लिए होंगे। एक बार जरा आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जल्दी से। ये वाली बात पूरी क्लियर हो चुकी है आप लोगों के दिमाग में? ये सब पूरा क्लियर हो चुका है। एटॉमिक न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द एटम ऑन द होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एटम जो होता है ना वो इन टोटल पूरा न्यूट्रल होता है, और नेगेटिव चार्जेस जो है ना वो आसपास न्यूक्लियस के चक्कर काट रहे होते हैं, और सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। दीज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस सर्कुलर ऑर्बिट्स, और इनको रिवॉल्व करवाने के पीछे जो फोर्स काम करता है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस, ठीक है। आगे ये वाली पूरी बात समझ में? यस सर, इसी के साथ खत्म होता हुआ हमारा ये लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता ये कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आपको और भी जल्द से जल्द मिलने वाली हैं। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। थैंक यू सो मच।